नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। आज बात उन 5 बड़ी खबरों की होंगी जो इस हफ्ते की तो हैं ही, आपके लिए इसे जानना भी बेहद जरूरी है। एक नजर उन 5 खबरों पर डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने का हक दिया है, यानी कि विवाहित या अविवाहित अब सभी महिलाएं गर्भपात करा सकती हैं। जनरल अनिल चौहान ने आज भारत के दूसरे सीडीएस का पदभार ग्रहण किया। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के 9 महीने से ज्यादा समय बाद तक यह पद खाली था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 11 गोरखा राइफल से हैं और जनरल रावत भी इसी रेजिमेंट से थे। हिजाब बैन और ईडब्ल्यूएस कोटे यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इन दोनों विषयों पर फैसला अक्टूबर महीने में आ सकता है। आपको बताएंगे सुनवाई के समय कोर्ट में क्या दलीलें दी गई। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है, इस वजह से धान की कटाई में देरी होगी, लेकिन इसका दिल्ली के प्रदूषण से क्या कनेक्शन है, समझेंगे विस्तार से। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही अब रेपो रेट बढ़कर 5.9% पर पहुंच गया है। आरबीआई का कहना है कि इस फैसले से खुदरा महंगाई को काबू करने और वैश्विक अर्थ जगत की मौजूदा हालात से निपटने में सहायता मिलेगी। इन 5 खबरों पर अब विस्तार से करेंगे बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसकी चर्चा बेहद जरूरी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि एमटीपी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक की गर्भावस्था को खत्म करवा सकती हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले के मुताबिक वैवाहिक जीवन में पति के जबरन शारीरिक संबंध बनाने की वजह से हुई गर्भावस्था भी एमटीपी एक्ट के दायरे में आती है। एमटीपी कानून के मुताबिक गर्भपात कराने की कुछ शर्तें रखी गई हैं। प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 20 हफ्ते से ज्यादा और 24 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी होने पर गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की राय बेहद जरूरी है, जिससे कि प्रेग्नेंट महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा ना हो। अगर होने वाले बच्चे में किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी के लक्षण हैं तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। रेप सर्वाइवर्स, नाबालिग लड़की, मानसिक विकलांग महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने का अधिकार है। अगर प्रेगनेंसी के बीच में ही किसी महिला का तलाक हो जाए या पति की मौत हो जाए तो वे एमपीटी एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अविवाहित महिलाओं को लेकर एक गलत धारणा यह है कि उन्हें गर्भपात करवाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि कई बार महिला और उनके पार्टनर को गर्भपात करवाने के लिए झोला छाप डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, जो बेहद खतरनाक है। कोई भी बालिग महिला एमटीपी एक्ट के दायरे में अपनी मर्जी से गर्भपात का फैसला ले सकती है। कोई भी डॉक्टर इसके लिए परिवार या पति की इजाजत लेने के लिए जोर ना डालें। सिर्फ नाबालिग या मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं के मामले में ही गार्जियन की इजाजत की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आखिरकार ये महिला का ही अधिकार है कि वह अपनी परिस्थिति देखते हुए इस मामले में फैसला करे। आपको बता दूं, अमेरिका जैसे देश में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के खिलाफ फैसला दिया है, जिसको लेकर वहां विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिकी जनता इसे रूढ़िवादी और महिलाओं के अधिकार के खिलाफ बता रही है। वहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकार को और मजबूत किया है। जनरल अनिल चौहान ने आज यानी कि शुक्रवार को भारत के दूसरे सीडीएस का पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान लंबे समय तक पूर्वी कमान से जुड़े रहे हैं। 2020 में जब चीन और भारत के बीच गलवान में टक्कर हुई थी, उस दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि जीओसी थे और इस इलाके की सुरक्षा को मजबूत करने की जिम्मेदारी इनके पास ही थी। इससे पहले 2019 में बालाकोट हमले के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल चौहान सेना के सैन्य परिचालन महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ थे। जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमले कर जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्रों को बर्बाद किया था,
भारत ने यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले साल ही सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अधीन सैन्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 11 गोरखा राइफल से हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल रावत भी इसी रेजिमेंट से थे। जनरल रावत की पिछले साल दिसंबर महीने में 11 सैन्य कर्मियों के साथ एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीन और पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को नज़दीक से देखते रहे हैं। ऐसे में उनका यह अनुभव पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों की चुनौतियों को एक साथ सुलझाने में काम आ सकता है। इसके साथ ही थिएटर कमान के निर्माण के लिए सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के प्रमुखों के बीच सहमति बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इसे लेकर कुछ आशंकाएं हैं। इसके अलावा उन्हें समान विचारधारा वाले देशों को भी साथ लाना होगा। हिजाब बैन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने के मामले में अक्टूबर महीने में फैसला आ सकता है। दोनों मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 10 अक्टूबर तक कोर्ट में अवकाश है, इसलिए उसके बाद फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि दोनों केस की सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई हैं वो बेहद रोचक है। हिजाब बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने कहा कि सर्कुलर के तहत सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त दी गई है। राज्य सरकार का सर्कुलर धार्मिक समानता का है। तुषार मेहता ने कहा कि 2021 तक कोई लड़की हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आ रही थी। अचानक उन्होंने पहनना शुरू किया है, जिसके बाद दूसरी कम्युनिटी के लोग भी भगवा शॉल पहनने लगे। हमने गेरुआ शॉल या चादर को भी बैन किया है। सरकार संवैधानिक ड्यूटी को निभा रही है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं। राज्य सरकार का सर्कुलर गैर संवैधानिक तो है ही, इसके साथ ही अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन भी करता है। हिजाब मुस्लिम महिलाओं के गरिमा से जुड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 21 उन्हें इस बात की इजाजत देता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटा के मामले में सवाल यह उठा कि क्या इस कोटे के तहत 10% रिजर्वेशन देने से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होता है। 27 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित के अगुवाई वाली बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील देते हुए कहा कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन पहले से मिल ही रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देने से उनके रिजर्वेशन के अधिकार में कोई कमी नहीं हुई है। संसद ने समाज के कमजोर वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए लगातार संविधान में संशोधन कर प्रावधान किए हैं। इसी कड़ी में 103वां संशोधन किया गया है, जिससे जनरल कैटेगरी के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। जबकि इसके विरोध में मोहन गोपाल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा रिजर्वेशन के सिद्धांत को खत्म करने के लिए बैकडोर एंट्री है। वहीं संजय पारिख ने बेंच के सामने इंदिरा साहनी केस में दिए जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि रिजर्वेशन 50% के नियम को लांघ नहीं सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बारिश की वजह से धान की कटाई में देरी हो रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए किसान जल्द से जल्द फसल काटकर पराली में आग लगाएंगे, ताकि खेत को अगले फसल के लिए तैयार किया जा सके। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर भारत में 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच एक बार फिर से बारिश हो सकती है, जिससे कुछ इलाकों में फसल कटाई में और देरी होगी। दरअसल धान की कटाई में देरी होने से अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करने के लिए कम समय मिलेगा। ऐसे में संभावना यह व्यक्त किया जा रहा है कि किसान मशीनी तंत्र के जरिए पराली से निपटने के बजाय उसे जला सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ना तय है। अब आज की आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो रेट 5.90% पहुंच गया है, जो 3 साल में सबसे अधिक है। मई महीने से लेकर अब तक रेपो रेट में 1.90% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। आरबीआई का कहना है कि इस फैसले से खुदरा महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हाल में कई देशों के केंद्रीय बैंक ने आक्रामक रूप से ब्याज बढ़ाया है। इससे भारतीय मुद्रा पर भी दबाव बढ़ा है। आरबीआई को उम्मीद है कि रेपो रेट बढ़ाने से उस दबाव से निपटने में भी मदद मिलेगी।
रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई देश के सभी बैंकों को लोन देता है। इसलिए रेपो रेट बढ़ने से होम लोन समेत सभी अन्य तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए महंगाई के अनुमान को 6.7% पर ही बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर तेल के दाम में मौजूदा नरमी बनी रही तो आने वाले समय में महंगाई से राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7.0% किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर किसी नए मुद्दे पर होगी बात। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।